अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं मिस्टर सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम चैप्टर नंबर जो 3 होगा उसको डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर 3 है उसका पेज नंबर है 45 और ये टॉपिक है सेट्स एंड रिलेशंस के बारे में। ठीक है, सेट्स जो थे वो आपने जो क्लास 8 थी वहाँ पे भी आपने इसको डिस्कस किया था और इसी तरीके से वहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन, कुछ हद तक वेन डायग्राम की भी बात की थी और सेट्स को डिफरेंट तरीक़ों से जो लिखने का तरीका था उस पर भी बातचीत की थी। तो यहाँ पे अब हम डिटेल से मज़ीद जो है वो इसकी डेफिनेशंस वगैरह, इसके जो सारे ऑपरेशंस हैं उन पे बातचीत करेंगे और फिर हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप अपनी बुक्स के पेज नंबर 46 को ओपन कर लें। ठीक है, 46 का जो स्टार्ट है उसमें सेट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब हम पहले क्या करेंगे, इसकी जो सारी डेफिनेशंस वगैरह हैं, जो सारे इसके ऑपरेशंस हैं उनकी बात करेंगे ताकि वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं और फिर उसके बाद जो है ना वो हम आगे जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट। ठीक है, तो सेट क्या चीज़ होती है? सेट होगा, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो डिस्टिंक्ट है ना, इस वर्ड से इसकी जो डेफिनेशन है उससे सही क्लैरिटी हो रही है कि ये एक ऐसी कलेक्शन होगी किसी भी चीज़ की जो हर चीज़ जो होगी वो मुख्तलिफ होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ मीन्स कॉमन नहीं हो सकती। अब हम यहाँ पे वाइट बोर्ड पे साथ साथ जो है वो इसको लिखते जाते हैं डेफिनेशन को कि ये जो है वो किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए हम कोई सेट लिखते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 1 2 और 3। ये जो मैंने सेट लिखा है करली ब्रैकेट्स के अंदर जो हम वैल्यूज़ को लिखते हैं इसमें रेपिटिशन आ रही है, 1 और 1 जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो मीन्स ये जो सेट का हमारी डेफिनेशन का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहा कि वेल डिफाइंड हो, कलेक्शन हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। तो मीन्स ये जो सेट की डेफिनेशन तब हमारे पास फुलफिल होगी अगर मैं इसको इस तरह लिखूं। ठीक है, तो ये मेरे पास सेट जो है वो डिफाइन हो गया है। तो पहले हम जो सेट से रेलिवेंट जो भी सारी चीज़ें होंगी उनको डिस्कस करेंगे और फिर उनके जो ऑपरेशंस होंगे उन पे बातचीत करेंगे। तो A इज़ इक्वल टू 1 2 3। अब ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, कलेक्शन है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है ये कोई भी हो सकती है। पाकिस्तान के सारे जो प्रोविंसेस हैं, अब जो सारे प्रोविंसेस हैं वो डिफरेंट नाम से हैं तो उसकी हम कलेक्शन को सेट कह सकते हैं। इसी तरह नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर में रेपिटिशन नहीं होती, वो हमारे पास एक सेट है। और मल्टीपल आप उनके नाम पढ़ते हैं जो आपने क्लास 8 में भी पढ़े थे, W स्टैंड फॉर द होल नंबर, इसी तरह रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। तो वो सारे जो हैं वो सेट्स की डेफिनेशन है उसको क्लियर कर रहे हैं। आपने इसके जो सारे ऑपरेशंस हैं, जो इसके तरीक़ेकार हैं उस पर भरपूर फोकस करना है ताकि स्पेशली जो वेन डायग्राम का टॉपिक है और जो 3.1 है उस पर वेन डायग्राम के रेफरेंस से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपको समझ आ जाए। आज हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादातर इनके जो ऑपरेशंस हैं उन पे बातचीत कर लें, सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लें ताकि मज़ीद आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये तो हो गया हमारे पास सेट। अब इससे आगे जो हैं वो यहाँ पे आल्दो लिखा हुआ है कि सेट बिल्डर्स क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के टोटल 3 तरीके होते हैं। ठीक है, टेबुलर वे होता है, डिस्क्रिप्टिव वे होता है और सेट बिल्डर नोटेशन होती है। ठीक है, कौन कौन से तरीके होते हैं? एक होता है टेबुलर और एक होता है डिस्क्रिप्टिव और तीसरा होता है सेट बिल्डर। ठीक है, ये 3 तरीके होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करने से है, इसका मतलब ये है कि बयान करना। अगर आप ज़बानी कलामी कोई चीज़ बयान कर देते हैं कि क्लास के जो हैं वो स्टूडेंट्स का सेट, ठीक है, तो ये आपने डिस्क्राइब कर दिया। अब आते हैं टेबुलर मेथड, इसको हम उर्दू में कहते हैं अंदराज। अंदराज का मतलब होता है दर्ज करना, लिखना। ये जो यहाँ पे जो डिस्क्राइब चीज़ की है अगर उसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल, चलें उसकी मैं एग्जांपल भी साथ साथ दे देता हूँ। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं सेट ऑफ
प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हमने डिस्क्राइब कर दिया, बयान कर दिया। अब जब हम टेबुलर की बात करेंगे तो टेबुलर में आपने इधर लिखना होगा कि ये सिंध की बात हो रही है, KPK की बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है, बलूचिस्तान की बात हो रही है, और GB गिलगित बल्तिस्तान जो है वो उसकी बातचीत हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी जो तीसरी फॉर्म है विच इज़ डिफरेंट, सेट बिल्डर। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर को कि मैथमेटिकल जो नोटेशंस हैं उसके ज़रिए से सेट को लिखना। मैथमेटिकल नोटेशंस कौन सी होती हैं? A इज़ इक्वल टू X वेयर एज X बिलोंग टू प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे तो सीधी सीधी स्टेटमेंट थी तो हमने सीधा सीधा लिख दिया। अब अगर कोई नेचुरल नंबर होता तो हम लिखते कि नेचुरल नंबर का सेट है, अगर नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक होता तो हम उसी हवाले से उसको लिख देते। तो ये मैथमेटिकल जो नोटेशंस हैं उसके ज़रिए से अगर आप सेट को डिफाइन करेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, तो ये तीनों तरीके हो गए जिसमें हम जो है वो बयान करते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड लिखते हैं, टेबुलर वे लिखते हैं, और तीसरा हो गया सेट बिल्डर। तो ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं आपको। अब आ जाएं आप पेज नंबर 48 जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि ऑपरेशंस ऑफ द सेट। ठीक है, ऑपरेशंस का क्या मतलब है कि अब सेट जो हैं वो किस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जो आप पहले पढ़ते थे कि यूनियन हो गया और इंटरसेक्शन हो गया, और इसी तरह मल्टीपल उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर बातचीत करेंगे। अब उसमें जो पहली चीज़ है वो है हमारे पास यूनियन। अब यूनियन जो नाम है उससे ही है कि यूनियन यानी कि इकट्ठा करना, इकट्ठ करके रखना। ठीक है, जमा करना। तो अगर हमारे पास दो जो हैं वो डिफरेंट सेट हों, 1 2 3 है और B सपोज करते हैं 4 और 5 है, तो जब हम यूनियंस की बात करेंगे तो मीन्स हम इन दोनों जो सेट्स हैं उनको हम मिला के लिखने की बात कर रहे हैं, 4 और 5। ठीक है, तो दोनों जो सेट्स के एलिमेंट्स होंगे अगर उनको हम मिला के लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारा यूनियन कहलाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल इधर भी 3 आ जाए, 3 4 5 हो, B हमारे पास जो सेट है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो B की वैल्यू होगी वो 3 की जो वैल्यू होगी वो 2 दफ़ा आएगी, वो एक ही दफ़ा आएगी, एक चीज़। और दूसरा कि आपने ऐसा नहीं करना कि आप 5 से शुरू हो जाएं जी, जो दिल करा 5 4 3 फिर 1 लिख दिया, फिर नो, उसकी जो तरतीब है वो आपने फॉलो करनी है। तो ये हमने दोनों जो सेट्स हैं उनको क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और ये उसकी क्या कहलाएगी? यूनियन कहलाएगी, जिसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई उसकी यूनियन। अब आ जाते हैं आगे जो है वो इंटरसेक्शन। ठीक है, ये यूनियन हो गया, मेन जो इसके ऑपरेशन हैं ये दो हैं। दूसरा कौन सा ऑपरेशन है? इंटरसेक्शन। इसको हम जो है वो उल्टा जो कप है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यही दो सेट में डिफाइन करूं तो इससे ए इंटरसेक्शन भी अगर डिफाइन किया जाए तो वो चीज़ होती है वो जो दोनों के सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। कॉमन फॉर एग्जांपल इन दोनों में 3 जो है वो कॉमन है, दोनों के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, जो दोनों के अंदर क्या होंगे? कंबाइन, यानी कि दोनों में मौजूद जो नंबर्स होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन कहलाएगा। उल्टे कप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गया। ये तो थी हमारे पास जो है वो बेसिक चीज़ें। ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है वेन डायग्राम का टॉपिक, कि वेन डायग्राम में कितनी टाइप्स की शेप होती हैं, जो कि हम पहले आज सारी जो शेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि हर तरह की जो शेप है इस लेक्चर में वो आपको क्लियर हो। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही वेन डायग्राम के रेफरेंस से, तो ताकि आपको इस लेक्चर में सारी जो चीज़ें डिफरेंट हैं वो समझ आ जाएँ। अब पेज नंबर जो 48 है, यहाँ पे नीचे जो है वो कुछ सेट्स की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। n लिखा हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है। कॉमन जो काउंटिंग होती है वो हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो ऑन का क्या मतलब है कि वो चलता जाता है, वो लामुतनाही है, वो ख़त्म नहीं होता। एंड पे हम उसके एक इन्फिनिटी का जो सिंबल है वो लगा देते हैं, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये ना ख़त्म होने वाला सेट है।
आप उसको साइन भी लगा सकते हैं, आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर आपके पास है W है, तो W जो है वो होल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें और इसी तरीके से आगे उसको चलाते जाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। फिर उसके बाद है इंटीजर्स की बात हो रही है कि अगर प्लस और माइनस दोनों तरह के जो डिजिट्स हैं वो लगा दिए जाएं और इनफाइनाइट इसको कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद है इवन नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, जो कि 0 2 4 6 अप टू सो ऑन जो है वो चलते जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। और इसी तरह ये जो इवन्स हैं, इवन्स में भी दोनों तरह के आपके पास एलिमेंट्स होंगे, यानी कि इसमें भी प्लस माइनस भी आ सकते हैं और इसी तरह ई अलग अलग भी लिखा जा सकता है। अगर आपसे कोई MCQs में ये पूछा जाए कि ई पॉजिटिव कौन से होंगे, ठीक है, यानी कि ये आ जाए तो इसका मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, 0 2 4 6 अप टू सो ऑन। अगर ई नेगेटिव आ जाए तो सिर्फ नेगेटिव नंबर की बात हो रही है और इन दोनों को मिल के इवन बनता है जो कि 0 +-2 +-4 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। फिर है ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको पता है कि जिनको हम ताक अदाद बोलते हैं और वो क्या होंगे, वो 1 से शुरू होंगे और इसी तरीके से +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। देन उसके बाद जो है वो प्राइम। अब प्राइम जो है वो थोड़ी सी उसकी जो डेफिनेशन है उसको क्लियर करना है कि जिन पे सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल जाते हैं, एक उनका अपना जाएगा और एक 1 का जाएगा। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो 1 को भी प्राइम में काउंट कर देते हैं, 1 प्राइम में नहीं आता क्योंकि 1 के ऊपर जो डेफिनेशन है प्राइम की कि 2 जो टेबल्स हैं वो जाने चाहिए, वो क्लियर नहीं होते, उसके ऊपर सिर्फ एक ही अपना टेबल जाता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो 2 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। प्राइम को P से हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें आ गया 2 आ गया, सपोज 3 आ गया, 5 7 और इसी तरीके से ये आगे चलते जाएंगे जिन पे 2 तरह के टेबल जाते हैं। फिर रैशनल नंबर का सेट आ गया और रैशनल नंबर आपको डेफिनेशन पहले चैप्टर में भी हमने क्लियर किया है कि जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, Q नॉट इक्वल टू 0 हो और इसकी क्या हो, लोएस्ट फॉर्म हो, P/Q यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। Q से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं डेफिनेशन को क्लियर कर दिया, लिख नहीं रहा क्योंकि आप ऑलरेडी उससे अवेयर हैं, चैप्टर 1 में उसकी हमने डिस्कशन की। फिर Q डैश इर्रेशनल की बात हो रही है, जिनको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रेकरिंग हो और उसमें सारे के सारे जो स्क्वायर रूट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। उसमें ई था, पाई की वैल्यू थी, वो सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 जो था उसमें डिस्कस की थी। और लास्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि रैशनल और इर्रेशनल दोनों का सम होते हैं, तो वो मिलकर क्या बना देंगे, रियल बना देंगे। तो ये सारी उनकी जो है वो डेफिनेशंस हो गई। आगे फिर हमने इंटरसेक्शन ऑफ जो सेट है उसकी हमने बातचीत कर ली है। पेज नंबर 49 पे फर्दर 2 चीज़ें हैं, एक है डिफरेंस और एक है कॉम्प्लीमेंट। अब जो डिफरेंस है ना उसको हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या चीज़ होती है। इसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं। डिफरेंस ऑफ द सेट, अगर आपके पास जो 2 हैं वो सेट लिखी हुई हैं 1 2 3 और B जो है वो हमारे पास सपोज लिखा हुआ है, चलें 3 और 4 लिखा हुआ है, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। अगर मैं A-B यानी कि इनके डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा जो आसान तरीका होता है A में से B निकाल देना, ठीक है, कि आपने A के अंदर जो B के एलिमेंट हैं वो निकाल दें, जो बाकी बच जाएंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब देखें कैसे आपने निकालना है। जो आसान तरीका होता है वो ये होता है, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 क्रॉस हो गया, ठीक है। अब इधर 2 है उधर नहीं है, 1 इधर है उधर नहीं है, तो इट मीन्स के इसका जो डिफरेंस आएगा 1 और 2 आएगा। B के बाकी क्या एलिमेंट हैं उससे हमारी कोई गर्ज नहीं है, वो जो एलिमेंट हैं वो इधर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें से वो आप निकाल देंगे, जो A रिमेन हो जाएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर इसी तरह B माइनस A आ जाए तो B को आप पहले लिख देंगे, B के ऐसे एलिमेंट्स जो A में हैं वो निकाल देंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो लिख देंगे। अब फॉर एग्जांपल इसी का ही अगर B माइनस A हमें निकालना हो तो हम कहेंगे कि सिर्फ 4 जो है वो हमारा सेट आएगा। ये हो गया हमारा डिफरेंस की बात हो गई। अब इससे आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट इसको इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है, डैश से डिनोट करते हैं, C से भी डिनोट करते हैं, ठीक है।
अगर फॉर एग्जाम्पल, और ये होता है u माइनस ए या u माइनस बी। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि u क्या होता है। u होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कैसा होता है, जो कि सारे जो सेट्स होते हैं उनका बड़ा सेट होता है और बाकी जो सारे सेट होते हैं वो उसके छोटे मिनी सेट होते हैं या सब सेट्स होते हैं, और u क्या होता है, उसका सुपर सेट होता है। अब वही डिफरेंस ही बेसिकली निकालना है। अब u माइनस ए को हम ये भी लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना पड़ जाए तो आप u में से a को निकाल देंगे तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी कि u फॉर एग्जांपल, अब चले मैं u को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। u है 1 2 3 4 और 5, क्योंकि वो सुपर सेट होगा, वो इन दोनों से बड़ा सेट होगा। अब u में से a जो है वो इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट करते जाएं। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका आपको बताया है कि यहाँ पे u में से a निकाल देना है। 1 है, 1 निकल गया, 2 है, 2 निकल गया, 3 है, 3 भी निकल गया। अब रिमेनिंग जो एलिमेंट हैं वो हैं 4 और 5। तो a जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा। तो ये थे सारे इसके ऑलमोस्ट जो हैं वो ऑपरेशंस जिनकी हमने बातचीत की है। अब आगे जो है ना वो वेन डायग्राम के रेफरेंस से 3 चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। एक, इसमें 3 तरह के जो सेट्स हैं वो हम उनकी जो डायग्राम्स होंगे उस पर बातचीत करेंगे। या तो वो जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट होंगे, या जो सेट हैं वो ओवरलैपिंग होंगे, और या क्या होंगे, सबसेट होंगे। पेज नंबर आपका 49 है, एंड पे लिखा हुआ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ दी 3 सेट्स की बात हो रही है। तो 3 तरह के हम जो है वो डिफाइन करेंगे। कौन से? डिसजॉइंट, दूसरा ओवरलैपिंग, और तीसरा सबसेट का केस। अब पहले क्या करते हैं, हम अपने जो 2 सेट्स होंगे उनके लिए इस डायग्राम को डिफाइन करेंगे कि अगर 2 सेट हैं उसमें डिसजॉइंट का केस है तो आप क्या करेंगे, और फिर जो हमारी बुक होगी, बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसमें 3 तरह के जो एलिमेंट्स हैं उसके रेफरेंस से बातचीत करेंगे कि अगर 3 आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। अब अगर डिसजॉइंट का केस है तो इट मीन्स हम डायग्राम इस तरह की बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये एक सेट A बना दिया, ये एक सेट B बना दिया, और ये जो बाहर पूरा एरिया होगा ये U का एरिया होगा जो कि यूनिवर्सल सेट का होगा। अब ये जो पिक्चर है अगर ऐसा लिखा हो और आपसे ये पूछा जाए कि ये जो पिक्चर है ये इन तीनों में से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कहेंगे कि ये A और B डिसजॉइंट जो सेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। अब दूसरा केस कौन सा है, ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उनके कॉमन जो इंटरेस्ट हैं वो हैं कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अगर सपोज ये A है, ये B है, यहाँ पे U है। अब इनकी जो ये देखिए ये दोनों की जो बाउंड्रीज है ना ये एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, तो ये A और B का कॉमन एलिमेंट है। मीन्स हम अगर सेट से इसको डिफाइन करें ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो, तो 1 2 3 A है और B सपोज जो है वो 3 है। तो अब देखिए इन दोनों के दरमियान क्या है, 3 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो यहाँ पे 1 2 3 होगा और B जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। तो अब इन दोनों के दरमियान कोई जो कॉमन चीज़ है वो नहीं है। अब आ जाते हैं सबसेट पे। जो सबसेट का केस होगा इसका मतलब ये होगा कि उन दोनों में से एक जो होगा वो बड़ा सेट होगा और एक क्या होगा, उसका सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि B जो है ना वो ये मैंने लिख दिया, A लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, और ये बाहर तो डेफिनेटली U का ही एरिया होगा। अब ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है सबसेट का केस कि B जो है वो A का सबसेट है। इसके अगर हम इसकी जो सेट्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसे होगा A 1 2 3 और जो B होगा वो होगा 1 2। अब देखें B पूरे का पूरा क्या है, A के अंदर जम हो रहा है, और A जो है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, बड़े हैं, तो वो सुपर सेट हो गया और B उसका सबसेट हो गया। अगर सबसेट का केस आएगा तो B को हम अंदर लिख देंगे और A को बाहर लिख देंगे। इसी तरह अगर A सबसेट आता है तो A को जो है वो अंदर लिख देंगे और B को बाहर लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा केस हमने डिफाइन कर लिया जिसमें हमारे पास क्या है, सबसेट्स के केस आ गए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो आपके क्वेश्चंस हैं जिनमें 3 जो हैं वो सेट्स आते हैं। तो पहला, अब फॉर एग्जांपल आज हम जो है वो इसकी
फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन के हवाले से, इंटरसेक्शन के हवाले से, वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमारी एक्सरसाइज जो 3.1 है उसके अंदर यूटिलाइज हो रही हैं। तो आज हम 3.1 जो है उसका कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें जो 3 का केस है उसको डिफाइन करेंगे। आल्दो जो आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास जो है वो वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर डायग्राम नहीं गिवन, तो पहले हमें खुद से डायग्राम बनानी है। और ये आपका पेज है 56। तो जो पहला क्वेश्चन दिए हुए है जिसमें डायग्राम बनी हुई हैं 3 के सेट्स के रेफरेंस से, वहाँ पे मैं आपको समझाता जाऊँगा कि इसका क्या मतलब है। तो इसी तरह फिर हम जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें हम खुद से डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। सो आज हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक पार्ट सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम के रेफरेंस से। और आपको चीज़ें अगर क्लियर नहीं होती, डायग्राम जाहिर सी बात है वेन डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 जब हम आगे इसी तरह मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। सो इसका पहला पार्ट है और इसके अंदर जो मल्टीपल ऑपरेशंस हैं ना वो आपने वेरीफाई करने। कौन कौन से ऑपरेशन वेरीफाई करने हैं? ए यूनियन, बी इंटरसेक्शन, सी। ठीक है, फिर दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फिर तीसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो और फोर्थ वन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये पहली कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पीछे आपके पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है लेकिन यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं, यहाँ से आपको बता देता हूँ। दूसरी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तीसरी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और फोर्थ कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब पहला जो सेट हमारे पास बना हुआ है उसमें 3 तरह के सेट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने डायरेक्ट उसको वेन डायग्राम जो है उससे शो कराना है। हमारे पास जो सेट हैं वो कुछ इस तरह के हैं। ए लिखा हुआ है और यहाँ पे सी बना हुआ है और यहाँ पे बी बना हुआ है। ठीक है, तो ए, सी और बी। अब पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। अब ये जब 3 के सेट्स हैं, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि हम सेट्स को कैसे बनाते हैं। ए और सी जो हैं वो ओवरलैपिंग है और सी और बी जो हैं वो ओवरलैपिंग है, यानी कि सी का जो ओवरलैपिंग है वो दोनों के साथ है। सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं कुछ बी के साथ भी हैं और ए के साथ भी हैं, बट ए और बी आपस में क्या हैं? आपस में ये डिसजॉइंट सेट हैं। इन दोनों के आपस में कोई जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं हैं। अगर हम इनको सेट्स से डिफाइन करें, ऑल्दो सेट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू नहीं है, 1 2 3 हैं। चलें आप इससे मेरा ख्याल में कि कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे वहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं तो वहाँ से मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा कि वैल्यूज़ क्या लिखी हुई हैं तो आपस में इनका क्या रिश्ता बनता है। अब अगर डायरेक्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कराना हो तो आपको पता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ये जो पहला हमारे पास सेट है इसमें ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमने सॉल्व करनी है। ये जो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यूनियन की और इंटरसेक्शन की। तो आपको पता है कि पहले जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बी और सी का इंटरसेक्शन आपने पहले लेना है। जब हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला जो एरिया होगा ये जो है वो शेड हो जाएगा। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी को हमने शेड कर दिया। अब उसके बाद ये जो बी इंटरसेक्शन सी है इसका हमने ए के साथ यूनियन लेना है। तो जब आप ए के साथ इसका यूनियन लेंगे तो पूरे का पूरा जो ए होगा एक तो वो जो है वो शेड हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ये वाला पोर्शन भी हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो हमने वेरीफाई करा दी। अब इसका जो आंसर लिखने का तरीका है वो इस तरह से होगा। बी इंटरसेक्शन सी है ना, आपने बी इंटरसेक्शन सी को कैसे रिप्रेजेंट किया है? इन लाइंस से रिप्रेजेंट किया है। तो आप ये लाइंस लगा देंगे, एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि आपने बी इंटरसेक्शन सी को ऐसे रिप्रेजेंट किया।
आप डॉट भी लगा सकते हैं, आप टिक लगा के डिफरेंस कर सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं, व्हाट्सोएवर। अब जब हम फाइनल आंसर को लिखेंगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो जो आंसर है वो हमारे पास कौन सा आंसर है? एक तो ये वाला आंसर है, ये लाइंस हैं, और दूसरा साथ में जाहिर सी बात है बी इंटरसेक्शन सी वाला जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो सारा आएगा ना, बी इंटरसेक्शन सी का भी आंसर आएगा। तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन से हमें वो रिप्रेजेंट किस से कर रहा है? इस तरह के बॉक्सेस से, तो वो भी हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मिल के हमारे जो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड कर रहा है। तो ये था हमारा इसका पहला पार्ट जिसमें हमने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड कराया है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फॉर एग्जांपल, अब नेक्स्ट पार्ट को भी यहाँ से ही देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मैं साथ में नई डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो, और इसी तरह कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम दोबारा से इन डायग्राम्स की बातचीत करेंगे। तो आपको जितना भी समझ आए आपने उससे रेलिवेंट अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, समझना है, ताकि हम नेक्स्ट जब क्लास में फर्दर इनको सॉल्व करें तो आपको चीज़ें समझ आ जाएं। अब है बी यूनियन सी। जब बी यूनियन सी की बात हो रही है तो इट मीन्स कि आप बी और सी जो है वो उसको कंप्लीट शेड कर देंगे, लेकिन उसमें ये जो ए वाला पोर्शन होगा ये शेड नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये तो ए का भी पोर्शन है ना, तो फिर ए और सी का आपस में रिश्ता है, बी के साथ उसका रिश्ता नहीं है। तो जब आप बी और सी को यूनियन करेंगे तो दोनों इसके शेड हो जाएंगे, और फिर हमारा इसके साथ क्या हमने लिखना है? ए इंटरसेक्शन। जब हमने ए के साथ क्या करनी है? इंटरसेक्शन निकालनी है, किस चीज़ की? बी और सी के यूनियन की। तो जब आप बी और सी के यूनियन की इंटरसेक्शन करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? इनका ये वाला जो पोर्शन है वो आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्शन की बात हो रही है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? जो कंबाइन एलिमेंट्स हैं। अब कंबाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जो बी और सी के हैं, और बी और सी के जो कंबाइन होंगे वो जो पोर्शन होगा वो इस जगह पे होगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आपने आंसर को इसी तरीके से डिफाइन कर देना है कि बी यूनियन जो सी है वो हमारा क्या चीज़ है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उसका जो आंसर है, कौन सी डॉटेड लाइंस आपने लगाई हैं उसको रिप्रेजेंट कर देना है। ये हमने आज इसकी जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर बातचीत की है। थर्ड और फोर्थ आपने खुद से बनानी है, ठीक है, कि कैसे जो है वो ए यूनियन बी की बात हो रही है तो किसको हम शेड करेंगे, और फिर यूनियन सी है तो किसको शेड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम इसमें यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। हम फर्दर दोबारा से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर बातचीत करेंगे, और इस अपने जो पहले क्वेश्चन के बाकी मानता भी सारे पार्ट्स होंगे उसको कंप्लीट करेंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सारे जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे सेट के उनको हमने डिफाइन किया है। आई होप आपको चीज़ें बहुत हद तक क्लियर होंगी। अगर आपको कोई चीज़ें क्लियर ना हो तो आप YouTube का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे कमेंट करते हैं, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कोई रिपीट करना हो तो मैं वहाँ पे उनका आंसर भी करता हूँ, और ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको मज़ीद जो है वो रिवाइज भी कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1 अगेन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।